याद है कल मैंने एक वायर दिखाया था सस्पेंडेड और नीचे एक प्लेटफॉर्म था, उस प्लेटफॉर्म पर हम एक्स्ट्रा जैसे ही लोड ऐड करते जा रहे थे, तो लोड ज्यादा होगा तो डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, और डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा तो स्ट्रेन ज्यादा होगा, स्ट्रेन ज्यादा होगा तो फिर स्ट्रेस भी ज्यादा होगा। चेन ये होती है, ठीक है। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा आइडिया दिया था कि एक वायर है मेटल का और उसके फ्री एंड पर एक प्लेटफॉर्म अटैच किया हुआ है। इस प्लेटफॉर्म पर आप धीरे धीरे लोड इंक्रीज कर रहे हैं। लोड इंक्रीज करने से डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ेगा, डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ेगा तो स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको आप क्या कहते हैं, स्ट्रेस, ये इंक्रीज होगा। सही बात। तो ये चेन आपको मैंने बता दी थी। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने क्या लिया था, स्ट्रेन, स्ट्रेन बताइए। हाँ, स्ट्रेन। वर्टिकल डायरेक्शन में आपने स्ट्रेस, हमने जो सेंड किया था उसमें यही होना चाहिए, स्ट्रेस वर्टिकल होता है, स्ट्रेन हॉरिजॉन्टल लिया जाता है। और फिर यहाँ पर कुछ डिस्टेंस तक की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट थी, प्रोपोर्शनल लिमिट होती है उसके बाद ए पॉइंट पर, ओ से स्टार्ट किया, ए पॉइंट तक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। ए पॉइंट के बाद प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ओवर होती है और ये लाइन थोड़ी सी कर्ड होने लग जाती है, कर्ड होने लग जाती है। और किसी बी पॉइंट के बाद इलास्टिसिटी की लिमिट खत्म हो जाती है, दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। दैट मीन्स इस बी पॉइंट या इससे पहले वाले किसी भी पॉइंट तक आप स्ट्रेन बढ़ाएं और उसको हटा दें तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर लेती है। बट बियॉन्ड इट, इसके बाद आप वापस, मतलब स्ट्रेन कब बढ़ेगा, स्ट्रेन इसके बाद स्ट्रेन कब बढ़ेगा, जब डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ेगा। डिफॉर्मिंग फोर्स से स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन से स्ट्रेस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी था स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसलिए मैंने यहाँ सिंबल में एफ डी लिखा है। लोड अप्लाई करने से आता है एफ डी, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स डिफॉर्मेशन करता है डेल्टा एल अपॉन एल स्ट्रेन, और जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ता है वैसे वैसे वायर के मॉलिक्यूल्स रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करते हैं और स्ट्रेस बढ़ता है। तो ये चेन है, ये चेन है, सबसे लास्ट में स्ट्रेस। ओके, तो जब हम इलास्टिसिटी की लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, लोड बढ़ाए जाएं स्ट्रेन बढ़ेगा। इलास्टिसिटी की लिमिट को आपने क्रॉस कर दिया, लोड बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा, यही तो है स्ट्रेन, है ना। तो इलास्टिसिटी की लिमिट ओवर हो जाएगी, उसके बाद ग्राफ कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, आई थिंक डी पॉइंट, उसके बाद ई पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट आप ले सकते हैं डी पॉइंट, डी के बाद ई होता है, ई पर तो फ्रैक्चर हो जाता है। बी से डी के बीच में कहीं सी पॉइंट है, जनरल पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है ये सी। अगर आपने सी पॉइंट तक स्ट्रेन बढ़ा दिया, इसको बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ेगा, तो अगर आपने सी पॉइंट तक स्ट्रेन बढ़ा दिया, अब आप एफ डी हटा रहे हैं और स्ट्रेन को कम कर रहे हैं, तो बॉडी में कुछ परमानेंटली डिफॉर्मेशन रह जाएगा, क्योंकि किसको क्रॉस कर चुके हैं हम, इलास्टिसिटी की लिमिट को। तो इसमें दो लिमिट्स हैं, एक है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, स्ट्रेट लाइन, इसके बाद स्ट्रेट नहीं है, और बी है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर तक आप स्ट्रेन बढ़ाएं और हटा दें, बॉडी अपनी ओरिजिनल लेंथ को, ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन कर लेती, बट बियॉन्ड इट नो। तो बी के बाद प्लास्टिक एरिया स्टार्ट हो जाता है। प्लास्टिक मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन होना, और इलास्टिक मतलब ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन कर लेना। अब यहाँ पर डी पॉइंट के बाद आप अगर लोड इंक्रीज भी करते हो तो इंक्रीज होता नहीं, देखो स्ट्रेस कम हो रहा है ना, स्ट्रेस कम हो रहा है, तो डी पॉइंट के बाद अपने आप वायर फ्रैक्चर वाली कंडीशन में जाने लग जाता है और वो ब्रेक होकर ही फिर एंड होता है प्रोसेस। ब्रेक होने के बाद तो सब फ्री, नो स्ट्रेस नो स्ट्रेन। तो जैसे जैसे आप यहाँ लोड बढ़ाए जाएंगे तो वायर की एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी लोड को सस्टेन करने की, सहन करने की, उसके बाद वायर ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने से पहले क्या कम हो रहा है, स्ट्रेस कम हो रहा है। जैसे जैसे वायर ब्रेक होने लगता है
वैसे वैसे इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम होने लग जाता है। जब वायर ही ब्रेक हो जाएगा, वायर में टेंशन ही कम होने लग जाएगा, तो आप देख रहे हैं स्ट्रेस कम होने लग जाएगा और कुछ मोमेंट के बाद वायर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सब कुछ एंड। तो इस तरह से किसी मेटल के वायर के लिए आपके सिलेबस में स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व गिवन है। इस कर्व के कुछ पार्ट हैं, ओ से लेकर ए तक प्रोपोर्शनल है, ओ से लेकर बी तक इलास्टिक बिहेवियर भी है ना। ए और बी के बीच में प्रोपोर्शनल तो नहीं है बट इलास्टिक अभी भी है। बियॉन्ड बी इलास्टिक बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है और बी के बाद किसी भी पॉइंट सी तक आप स्ट्रेन बढ़ाते हैं, रिमूव करते हैं, बॉडी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं करती। ये कुछ कहानी है। अब स्लोप की बात करें तो आपको पहले भी बताया था, मे बी थर्ड चैप्टर में, स्लोप tan थीटा होता है ना। अगर मैं एक ग्राफ ऐसे बना दूं, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ओ ए बी, है ना, और यहाँ पर एंगल है थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, ए बी अपॉन, सही लिखा है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है क्या tan, सही बात है ना। ओके, अगर मैं यहाँ पर ये कंडीशन कर दूं ओ ए बी, देखो एंगल थोड़ा इंक्रीज हो गया ना, एंगल इंक्रीज हुआ है, साथ में कौन इंक्रीज हो गया, ए बी, समझ रहे हैं। तो tan थीटा स्लोप को रिप्रेजेंट करने वाला बेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, या हम कहें वन एंड ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan थीटा। यहाँ पर ये जो लाइन है, इस लाइन का ये जो स्लोप है, लाइन का जो स्लोप है, इस स्लोप को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन है, स्ट्रेस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन है, स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, tan थीटा स्लोप। तो आपको आपकी बुक में दो ग्राफ हैं, उसमें से पूछ रहे हैं कौन सा बेटर होगा, कौन सा बेटर नहीं होगा। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है या नहीं होता है, याद आया ना। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोई सा भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, सब क्या होते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप है, वो स्लोप भी किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को। किसी भी मैटर का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर हाई है तो वो रिजिड है, बॉडी सॉलिड है, मजबूत है, और अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लो है तो वो कम स्ट्रांग है, उसमें फ्रैक्चर जल्दी आ जाएगा, वो डिफॉर्म भी जल्दी हो जाएगा, है ना। तो अब आप वो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 9.3 एंड क्वेश्चन नंबर 9.2। 9.2 में स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व है ना। अच्छा 9.2 तो कर लिया था, फिर भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पता किया था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बट थर्ड नहीं किया था। हिस्ट्री बताइए, एक ग्राफ है ए के लिए, दूसरा है बी के लिए। ए में आप देखें यहाँ पर एंगल ज्यादा है, जो ए है ना, ए वाला, उसमें एंगल थोड़ा ज्यादा है और बी वाले में थोड़ा कम है। पता कैसे लगेगा भाई, ये पूरा एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। ए वाला जो है ना वो थोड़ा पास से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, यहाँ एंगल कम है तो यहाँ ज्यादा होगा, और बी वाला जो है बी, उसमें यहाँ पर एंगल थोड़ा सा ज्यादा है तो यहाँ ऑब्वियसली कम होगा ना। तो ए मटेरियल के लिए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हाई है, एक बात, तो ए मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा ना, ए का, सीधी सी बात, ठीक है। तो जिसके लिए यहाँ पर एंगल ज्यादा होता है उसी का स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हाई होता है। आप समझ गए ना, मैंने जब एंगल कम रखा था तो ए बी कम था, जैसे मैंने एंगल को बढ़ाया तो ए बी भी तो बढ़ गया। तो ए बी किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, और यहाँ पर ये स्ट्रेस, स्ट्रेस किसके पैरेलल है, स्ट्रेस एक्सिस के। तो वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रेस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रेन है, वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रेस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रेन। तो जब स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो बाय डिफॉल्ट ये एंगल बढ़ेगा, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका आंसर बताओ, द ग्राफ आर ड्रॉन, द टू drawn to the same scale, which of the material has greater Young's modulus, material A. Second, which of the two is the strong material, which of the two is the strong material। तो देखिए ब्रेक पहले कौन हो रहा है,
बी पहले ब्रेक हो रहा है, आई थिंक, या नहीं हो रहा है? देखो स्ट्रेन जिसमें ज्यादा तक दूर तक हो रहा है ना वही स्ट्रांग है, समझ रहे हैं? तो ज्यादा स्ट्रेन भी ए में ही है, ज्यादा स्ट्रांग भी ए ही है, ठीक है। और कोई स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रिलेटेड नहीं था ना? 9.2 का बी क्या है भाई? अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर द मटेरियल। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? तो यहां देखिए यील्ड स्ट्रेंथ, जिस पॉइंट के बाद स्ट्रेस इंक्रीज ही नहीं होता, जिस पॉइंट के बाद ग्राफ डाउनवर्ड आने लग जाता है, देखो यहां से ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, इस पॉइंट के बाद और ऊपर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड जो भी स्ट्रेस की वैल्यू है वही क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ। तो आपके इस ग्राफ को देखो, यू टर्न नीचे की तरफ कब आ रहा है? उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड स्ट्रेस कितना है? 300, अप्रोक्सीमेटली 300 दिख रहा है मुझे तो आंसर मैक्सिमम। उसके बाद अब स्ट्रेस बढ़ता ही नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस। चलिए तो चैप्टर नया स्टार्ट करते हैं। व्हीकल की चाबी कोई बाहर आके, हाँ भाई, तो चैप्टर नंबर जो 13 है या 11 है? चैप्टर नंबर 13 है या 11 है? चैप्टर नंबर 13। तो ये कैसे 11 होगा ना? थर्मोडायनेमिक्स कौन सा है? ट्वेल्व है और हम 13 पहले कर रहे हैं। चलिए समझ गया, चलिए ठीक है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ओके, और उन कॉन्सेप्ट के बाद एक बड़ा सा डेरिवेशन हम करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आप में से आप डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से होंगे, बट काफी स्कूल्स वाले हर साल वो रिपीट ही कर देते हैं टॉपिक, है ना? प्रेशर ऑफ आइडियल गैस के लिए हम फॉर्मूला फॉर्मुलेट करेंगे, बड़ा सा टॉपिक होगा। आपकी बुक में जो किया हुआ है ना, मतलब आप अगर पूरा दिन लगा देना उसको समझने के लिए, आप समझ नहीं पाएंगे बुक से, क्योंकि उन्होंने इतना एस्केप किए हुए हैं स्टेप्स को बिल्कुल। और खैर, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेशर ऑफ आइडियल गैसेस, वो हम आज स्टार्ट तो कर देंगे बट एंड होगा वो कल। कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप में सेंड किया हुआ है, उन पॉइंट्स को पहले समझना है हमें। देखिए, तो प्योरली जो थियोरेटिकल वर्क होगा उसमें हम टाइम सेव करना पसंद करेंगे, तो जो प्योरली थियोरेटिकल वर्क था उसके लिए मैंने ऑलरेडी सेंड किया हुआ है, बट समझना स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर आप कह रहे हैं 13 है ना? ठीक है। और नेम कुछ ऐसा ही है, काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहते हैं हम लोग, काइनेटिक थ्योरी की बात करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो बात को समझिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सुना है नाम? जैसे हाइड्रोजन गैस है तो उसमें क्या होगा? H2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ऑक्सीजन गैस N2 मॉलिक्यूल्स, इस तरह से। अगर वाटर वेपर है तो उसमें H2O एक मॉलिक्यूल ही है। वाटर 3 स्टेट्स में होता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वाटर वेपर गैसियस स्टेट होती है वाटर की। तो अगर गैसियस स्टेट है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं? हमें आईज से तो दिखाई नहीं देते हैं। किसी ने एयर के मॉलिक्यूल्स देखे हैं क्या? तो आंसर आएगा नहीं। बहुत टाइनी, है ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हमें आईज से दिखाई नहीं देते हैं। जो हमें आईज से दिखाई नहीं देते हैं उनके बारे में एक्सपेरिमेंट्स हमें कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, और वो थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन मैंने सेंड भी की है, बट
लिखना याद करना तो बहुत सेकेंडरी है, अंडरस्टैंड करना है और थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा इस चैप्टर में, जो दिखाई नहीं देता है उसके लिए, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए। किसी चैम्बर में गैस फिल की हुई है तो वो गैस चैम्बर में कैसे रहती है, मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, वो अंदर क्या करते हैं, वो सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो स्टार्ट में हाइपोथेसिस क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये सोच होती है, मॉलिक्यूल्स दिखाई तो नहीं देते हैं, वो हाइपोथेसिस बाद में प्रैक्टिकली सही पाई गई, इसलिए आपके सिलेबस का पार्ट है ये, है ना। हाइपोथेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस हाइपोथेसिस में 7-8 पॉइंट्स हैं, वो हमें समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम से बात को समझाता हूँ। आपको कभी इस डायग्राम की हाइपोथेसिस में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इमेजिन करने के लिए थोड़ा हेल्प रहेगा। एक चैम्बर है ना, आइदर क्यूब और क्यूबॉइड, एक रूम है या एक चैम्बर है, उस चैम्बर में वी वॉल्यूम गैस का फिल किया हुआ है। जितना चैम्बर का वॉल्यूम है उतना ही गैस का वॉल्यूम हो जाता है, सुना है आपने। गैस को जिस वेसल में फिल करते हैं वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। तो हमने इसमें वी वॉल्यूम की गैस फिल कर दी है, इसका खुद का वॉल्यूम भी वी ही है, पूरे वॉल्यूम में गैस फिल की हुई है। अगर हम इसको क्यूब इमेजिन कर लें, जिस क्यूब की लेंथ है एल, तो वी आप समझ सकते हैं क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, एल क्यूब, क्यूब का जो भी वॉल्यूम है। अब इसके अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो गैस के मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैस मॉलिक्यूल्स, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग गैस के मॉलिक्यूल्स किस शेप के होते हैं, सॉलिड टाइनी स्फीयर्स, सॉलिड टाइनी स्फीयर्स, सॉलिड स्फीयर्स ऑफ वेरी स्मॉल रेडियस, बहुत छोटे छोटे स्फीयर्स कंसिडर किए जाते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। किसी भी गैस का मॉलिक्यूल हो उसको कैसा कंसिडर किया जाता है, सॉलिड, स्मॉल, वेरी स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स। सॉलिड समझ रहे हैं ना, होलो नहीं, वेरी स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स, पहली बात। तो सबसे पहली बात, शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, सॉलिड स्फेरिकल, बहुत स्मॉल होते हैं। दूसरी बात, वो किसी चैम्बर में है तो वो रहते कैसे हैं, तो कहते हैं कंटिन्यूअस रैंडम मोशन करते रहते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। पहले मैंने बताया होते कैसे हैं, कैसे होते हैं, टाइनी स्फीयर्स। रहते कैसे हैं चैम्बर में, कंटिन्यूअस रैंडम मोशन करते रहते हैं। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड आल्सो विद द वॉल ऑफ कंटेनर्स। तो वो होते कैसे हैं, टाइनी स्फीयर्स होते हैं। रहते कैसे हैं, कंटिन्यूअस रैंडम मोशन करते रहते हैं। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड आल्सो विद द वॉल ऑफ कंटेनर। जब दो गैस के मॉलिक्यूल्स कोलिजन करते हैं तो कोलिजन के बाद उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। अगर कोई गैस का मॉलिक्यूल वॉल से कोलिजन कर रहा है तो उसके बाद भी उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, सही बात है। और अगर एक गैस का मॉलिक्यूल, अगर किसी एक गैस के मॉलिक्यूल पर फोकस करें तो ये उसके कुछ रैंडम पाथ को मैंने दिखाया है। किसी एक गैस के मॉलिक्यूल के 1 2 3 4 4 5 कोलिजन यहाँ मैंने दिखाई है। ये हर कॉर्नर क्या है, अपने आप में एक कोलिजन वाला पॉइंट है जिस पर कोलिजन हुई थी। तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, सक्सेसिव समझते हैं ना, एक के बाद एक मॉलिक्यूल के बारे में मैंने यहाँ पाथ दिखाया है। तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन the molecule of gas travels in a straight line. Between two successive collision, the molecule of gas travels in a straight line. The straight path, the straight line is called free path. फ्री पाथ की एक डेफिनेशन है, 1 मार्क की आ सकती है। तो कुछ बातें मैंने आपको बताई है, अब और सुनिए। जब गैस के मॉलिक्यूल्स, जब गैस के मॉलिक्यूल्स जिस चैम्बर में गैस है उस चैम्बर की वॉल पर स्ट्राइक करते हैं तो वो वॉल पर क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर की कहानी आप जानते हैं। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, नहीं सुना है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में देखें, गैस के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वॉल पर और आने के बाद वो बैक कर जाते हैं, तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना,
तो जब वो आ रहे थे मोमेंटम कुछ और था, जा रहे थे तो मोमेंटम कुछ और था। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है? फोर्स। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स बिकॉज कंटिन्यूअस रैंडम मोशन करते रहते हैं और वो वॉल्स से भी कोलाइड करते हैं, और बिकॉज वॉल्स से कोलाइड करते हैं तो वॉल पर क्या अप्लाई करते हैं? प्रेशर। प्रेशर। और अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के केस में जो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, समझ रहा है ना, गैस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स वो नेग्लिजिबल होता है। नो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इज देयर बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। रीजन, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड और सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स पास होते हैं तो वहां इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कंसिडरेबल होता है, यहाँ नेग्लिजिबल होता है। एक और बात, तो ये इमेजिन कर पा रहे हो ना, गैस के मॉलिक्यूल्स हमने कभी नहीं देखे हैं, बट हम इमेजिन तो कर सकते हैं कि कैसे रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी चैम्बर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी वन एंड ओनली एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। रैंडम मोशन करते रहते हैं। मैंने अभी भी कहा बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस देयर इज नो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, hence there is no potential energy of gas molecules, one and only energy kinetic energy। तो बिकॉज इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स तो है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होती है, बस क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ओके। और गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में, हाँ एक और बात, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स किसी चैम्बर में फिल किए हुए हैं तो वो गैस के सभी मॉलिक्यूल्स सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज्यादा प्रेशर होगा यहाँ पर कम होगा, नहीं। गैस के मॉलिक्यूल्स इतने टाइनी, इतने लाइट वेट के होते हैं कि उन पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो जो आपको पॉइंट्स सेंड किए ना, उनमें सब कुछ मिलेगा आपको, बिल्कुल समझना है, दिमाग में थोड़ा इमेजिन करना है, देन उनको आप रीड करेंगे तो आपको थोड़ा एग्जाम के लिए भी दिमाग में सेट हो जाए। तो मैंने कहा गैस के मॉलिक्यूल्स पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है, दैट इज व्हाई दे एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। अगर इन पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो हो सकता है ये बॉटम पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करते, सीलिंग पर कम, बट इन पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है। आपने भी देखा होगा ना, एक होता है टिंडल इफेक्ट, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, है ना। अगर आप किसी रूम में हैं और किसी विंडो से रूम में सनलाइट आ रही है तो थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल आपको फ्लूइड तैरते हुए दिखाई देते हैं, तो एक्चुअल में वो डस्ट पार्टिकल किस में फ्लूइड कर रहे हैं, किस में तैर रहे हैं? गैस में। गैस के मॉलिक्यूल्स उनको, है ना, हवा में अटकाए हुए हैं। तो बिकॉज आपको गैस के मॉलिक्यूल्स तो नहीं दिखते, बट गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में वो डस्ट पार्टिकल आपको दिखाई दे जाता है, और उन डस्ट पार्टिकल्स को इधर उधर घुमाता कौन है? गैस के मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ इधर उधर फ्लॉट करते रहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से डस्ट पार्टिकल तो थोड़ा हैवी होते हैं तो वो नीचे आते रहते हैं, और उनसे काफी लाइट होते हैं कौन? मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो पहली बात आपको बताई, होते कैसे हैं? सॉलिड टाइनी स्फीयर्स, वेरी स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स। रहते कैसे हैं? दे आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। रैंडम समझते हैं ना, किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी मोशन करते रहते हैं, इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, ये सभी डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं। देन मैंने बताया था बिकॉज रैंडम मोशन करते हैं तो ये एक दूसरे से भी कोलिजन करते हैं और चैम्बर की वॉल से भी कोलिजन करते हैं। और कोलिजन कैसी होती है? इनकी कोलिजन कहते हैं इलास्टिक कोलिजन होती है। नाम सुना है इलास्टिक कोलिजन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती है, लीनियर मोमेंटम तो सब वैसे कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस नहीं होता। अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाए तो फिर गैस के मॉलिक्यूल्स कोलिजन करते करते बाद में रुक ही जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है, रैंडम कंटिन्यूअस रैंडम मोशन करते रहते हैं बिकॉज इलास्टिक कोलिजन होती है, काइनेटिक एनर्जी इनकी लॉस होती ही नहीं है। और कुछ बताया था मैंने आपको, इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है, और यही रीजन है कि इनकी एनर्जी ओनली क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर अप्लाई करते हैं, और दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इनका जो स्ट्रेट पाथ होता है उसको कहते हैं फ्री पाथ। फ्री पाथ, ये मैंने कुछ बताया आपको।
हाइपोथेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। हाइपोथेसिस मतलब ये साइंटिस्ट के एक तरह से थॉट्स होते हैं, उन्होंने इमेजिन किया, बाद में एक्सपेरिमेंट से ये बातें बिल्कुल करेक्ट सब कुछ करेक्ट मिला, तो इसलिए आपके सिलेबस का भी ये पार्ट है। और कोई पॉइंट अच्छा सा दिख रहा हो तो? मुझे लग रहा है एक या दो पॉइंट और होंगे जो हम शायद मिस कर रहे हैं। मेन पॉइंट तो मैंने ले लिए यहाँ पर। इसमें आपके नहीं होगा बट मैं बता दूं, अगर कोई एक गैस है जैसे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, तो किसी एक गैस के सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं, है ना? द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर सेम, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर सेम। चलिए, तो हाइपोथेसिस आप पढ़ना, किसी भी पॉइंट में पॉइंट वाइज ही लिखे हुए हैं वो, आई थिंक कितना है, 8 है क्या? तो 8 है तो हमने कवर कर ही लिए हैं फिर, शायद 8 ही है ना? ओके, इसमें एक और होना चाहिए, सबसे लास्ट वाले देखो ना, बहुत सिंपल से कुछ है ना, 7th और 8th। भाई कुछ समझाने का हो तो मैं बता दूं, वैसे तो हाँ बताइए, 7th रीड कीजिए, 7th पॉइंट रीड कीजिए जल्दी। ये मैंने बता दिया था, इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। 8th नेग्लिजिबल, ये भी हो गया था। 6th कोई एक मिस हो गया हो, कुछ समझाने का रह गया हो तो थोड़ा तेज बोलो। फ्री पाथ वाला है ना, ठीक है, ये भी हो गया था। 5th उल्टा ही रीड कर रहे हैं, चलिए 5th। हाँ ये कह रहे हैं, आपको भी अच्छे से पता है कोलिजन में कितना टाइम लगता है, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो यहाँ पर जो मैंने फ्री पाथ जैसा दिखाया था ना, यहाँ पर ये, तो ये जो कॉर्नर्स है यहाँ पर होती है कोलिजन। तो इस पॉइंट में लिखा हुआ है द टाइम टेक्स इन कोलिजन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। एक कोलिजन हुई और फिर दूसरी कोलिजन हुई, किसी T1 मोमेंट पर एक कोलिजन हुई, T2 मोमेंट पर दूसरी कोलिजन हुई, तो T2 माइनस T1 ये जो टाइम इंटरवल है ये काफी बड़ा होता है। किसके कंपैरिजन में? कोलिजन के होने में कितना टाइम लगता है उसके कंपैरिजन। तो कोलिजन के होने में तो बहुत बहुत, कोलिजन आप भी जानते हैं ना, व्हीकल्स में कोलिजन होती है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कोलिजन हो जाती है। तो ये जो 5th पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है टाइम टेकन in collision between two molecules is very small as compared to time taken between two successive collisions। तो ये टाइम इंटरवल बड़ा होता है, कोलिजन के होने में बहुत शॉर्ट टाइम लगता है। बिल्कुल सही है। 4th भी बता दो, कुछ बच गया हो तो। नेग्लिजिबल होता है, इसलिए टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ही होती है। 3rd हाँ ठीक है, बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन वो एक दूसरे से कोलिजन करती है गैस के मॉलिक्यूल्स, और चैम्बर वॉल से भी कोलिजन करती है। सेकंड, मतलब ऑल पॉसिबल वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शन, रैंडम मोशन में वो सभी डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं। ठीक है। फर्स्ट, वेरी स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स, ठीक है, सबसे पहला यही था, दैट्स इट। ठीक है, तो सारी कर लिए थे, बस वो टाइम वाला भी आपको बता दिया। चलिए, हाँ भाई, तो अब समझ लो आपकी 11th फिजिक्स का सबसे बड़ा डेरिवेशन स्टार्ट आज हम कर देंगे, एंड कल करेंगे। तो हेडिंग लिखिए। हेडिंग लिखने से पहले बात सुन लो, 1.5 पेज ब्लैंक छोड़ना है, चैप्टर नेम लिखा है ना, 1.5 पेज में आपको ये 6 या 8, कितनी 8 प्रॉपर्टीज, 8 हाइपोथेसिस के पॉइंट्स लिखने हैं, है ना। अब वो 1.5 पेज, फर्स्ट पेज और ये हाफ पेज, यहां पर हेडिंग लिखिए, प्रेशर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस।
कैपिटल P, pressure of an ideal gas, pressure of an ideal gas या pressure exerted by an ideal gas। तो आइडियल गैस के प्रेशर का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। हेडिंग लिख लिया हो तो राइट साइड में एक बहुत ही नीट एंड क्लियर डायग्राम आपको बनाना है, तो टेंशन नहीं लें। पावर कट हुआ है बट बैटरी बहुत ओके कंडीशन में है, ओके। अरे ये इंटरनेट तो सही चल रहा है ना? पावर कट होते ही यहाँ पता नहीं टावर को, हाँ वाईफाई ऑन हो ऑफ हो जाते हैं ना एरिया के, तो सारा लोड फिर नेटवर्क पर आ जाता है। अभी तो चल रहा है ना भाई? घर से बताएं नेटवर्क ठीक है? यस सर। चलिए तो फटाफट आप लोग एक क्यूबिकल चैम्बर बनाएं राइट साइड में। उस क्यूबिकल चैम्बर की लेंथ L, क्यूबिकल चैम्बर की लेंथ L, मतलब किसी भी एक एज के वहां L लिख दें। क्यूब की हर एज इक्वल लेंथ की होती है, सब जानते हैं। ए वॉल, बी वॉल, ये दो वॉल्स हैं आमने सामने वाली, है ना? ऑपोजिट वॉल्स की नेमिंग की है मैंने, ए वॉल बी वॉल। तो ये वाला जो फेस है ये ए फेस है, ये वाला फेस है बी फेस। और इस एल एज वाले क्यूब के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। कितने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं अभी हम लैंग्वेज में लिखेंगे, एन मॉलिक्यूल्स। एन कुछ भी हो सकता है ना? 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, एन कुछ भी हो सकता है। गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत टाइनी होते हैं। ये जो आपने हाइपोथेसिस लिखी थी ना, इसमें एक और बात मुझे याद आ रही है, एक मिनट सुन लो। गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है ना, वो गैस के मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम होता है। वापस सुनो, ये जो ब्लैक डॉट मैं बना रहा हूं, लेट ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और किसी स्फेरिकल बॉडी में ये गैस के मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस पूरे V वॉल्यूम में गैस के मॉलिक्यूल्स जो दिख रहे हैं वो ब्लैक डॉट हैं। तो ये है गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम। एक गैस के मॉलिक्यूल बस इतना ही है वॉल्यूम, दूसरे गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना ही है। तो इनका खुद का वॉल्यूम तो ब्लैक डॉट पर ही है। बट अगर गैस के वॉल्यूम की बात करें तो गैस का वॉल्यूम क्या है? ये पूरा जो वेसल का वॉल्यूम। तो हम क्या कह रहे हैं? दी वॉल्यूम occupied by molecule of gas is very small as compared to volume of gas। वॉल्यूम ऑफ गैस में पूरा कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, जितना उन्होंने, है ना, जितनी दूर दूर तक वो फैल गए हैं। बट बीच में खाली जगह बहुत होती है, वो खाली जगह भी गैस के वॉल्यूम में कंसिडर कर ली जाती है। बट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो एक टॉपिक और आता है हाइपोथेसिस ऑफ गैसेस में, द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। हाँ भाई, डायग्राम कंप्लीट हो गया होगा शायद इतना तो। अब इसके अंदर हो गया ना? अब सुनिए, हम थ्योरी में अभी लिखेंगे कि इस चैम्बर के अंदर गैस के एन मॉलिक्यूल्स हैं, आइडियल गैस के एन मॉलिक्यूल्स हैं, और उनमें से कोई एक मॉलिक्यूल जिसकी वेलोसिटी v है, और v वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वेक्टर होती है या नहीं? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सही बात। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, vx i कैप, vy j कैप, vz k कैप। अभी लिखना कुछ नहीं है ना, समझाने के लिए कुछ बता रहा हूं। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसको ऐसा लिखा जा सकता है, ओके। vz क्या है? z component of velocity, velocity of molecule in z direction, z component. This is y component of velocity, है ना, velocity of molecule in y direction। इसी तरह से ये x component है velocity का। तो यहाँ पर मैंने एक मॉलिक्यूल आपको दिखाया है, और इस मॉलिक्यूल के लिए मैं यहाँ एरो दिखा रहा हूँ और इधर लिख रहा हूँ vx। x डायरेक्शन की वेलोसिटी दिखाई है ओनली, ओके। मॉलिक्यूल का मास होगा लेट m। अगर इस चैम्बर में एक ही गैस है तो हर गैस के मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? m, बिकॉज किसी एक गैस के सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होते हैं। तो यहाँ पर हमने
एक सिंगल गैस फिल की है और उसके n मॉलिक्यूल्स हैं, सभी का मास m है, बट वेलोसिटी आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, कोई मॉलिक्यूल किधर जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल किधर जा रहा है, तो इनकी वेलोसिटीज डिफरेंट डिफरेंट होगी, ऑब्वियसली वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट मास सबका सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। तो n मॉलिक्यूल्स में से कोई एक मॉलिक्यूल मैंने यहाँ दिखाया है, n मॉलिक्यूल्स में से एक सिंगल मॉलिक्यूल मैंने यहाँ डायग्राम में भी दिखाया है, और उस मॉलिक्यूल की कौन सी वेलोसिटी दिखाई है, x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी vx। ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, बट मैंने एरो पर आपको दिखाया ना हॉरिजॉन्टल है, और इसकी y डायरेक्शन में भी होगी, z डायरेक्शन में भी होगी, और नेट वेलोसिटी क्या होती है, इन तीनों का वेक्टर सम होती है। मैंने सिंगल मॉलिक्यूल की वन एंड ओनली वेलोसिटी दिखाई है, x वेलोसिटी vx, ठीक है। मोमेंटम क्या होगा x डायरेक्शन में इस मॉलिक्यूल का, सब जानते हैं, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम। ओनली x डायरेक्शन में मोमेंटम है, y में भी होगा, z में भी होगा, एक मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। जब ये मॉलिक्यूल b वॉल तक पहुंचेगा, कोलिजन होगी, जैसे बी वॉल पर पहुंचेगा, बी वॉल से कोलाइड करेगा, कोलिजन करेगा, और इलास्टिक कोलिजन होगी, इसलिए उसी स्पीड से वापस आ जाएगा, सेम स्पीड से वापस आएगा, स्पीड स्केलर होती है ना, ये इधर जा रहा था और सेम स्पीड से वापस आएगा, vx। नेगेटिव अप्लाई कर दूं, लेफ्ट जा रहा है ना, राइट जा रहा था, बी वॉल से कोलिजन करके अब लौट के वापस आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल के लिए कहूं इनिशियल मोमेंटम pi है इन x डायरेक्शन, तो वो क्या होगा, mvx। सेम मॉलिक्यूल का x डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम क्या होगा, -mvx। तो स्पीड तो सेम है बिकॉज इलास्टिक कोलिजन हो रही है, बट डायरेक्शन चेंज हो गई, इसलिए हमने नेगेटिव साइन यहाँ दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पर आप mvx यहाँ ऊपर लिख देता हूं, mvx इस मोमेंटम से जा रहा था मॉलिक्यूल, -mvx इस मोमेंटम से वापस आ रहा है। अब थोड़ा ध्यान दें, मुझे बताइए, ये आप चलो एरो लगा दो दोनों, फिर सब देख लेना, और एक बात पूछनी है आपसे, टाइम कितना है, 15 मिनट्स है ना, ठीक है। अब सुनिए भाई, जब मॉलिक्यूल ए वॉल पर एक कोलिजन करेगा, जब ये मॉलिक्यूल ए वॉल पर फर्स्ट कोलिजन करेगा, लेट वो मोमेंट है t इक्वल टू 0, ध्यान से समझना और फिर आंसर बताना। देन वो मॉलिक्यूल कोलिजन करके किस तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स ए वॉल की तरफ जा रहा है। देन वो सेकंड कोलिजन कहां करेगा, ए वॉल पर, और उसके बाद कहां जाएगा, वापस बी की तरफ, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, वो इधर उधर कोलिजन करता रहेगा, vx स्पीड की बात कर रहे हैं। तो पहले वो फर्स्ट कोलिजन बी पर जब करता है, तो मैंने कहा वो t इक्वल टू 0 है, उसके बाद वो अब कहां जा रहा है, ए वॉल की तरफ, ए वॉल पर कोलिजन करने के बाद वो सेकंड कोलिजन जब बी पर करेगा, तो फर्स्ट और सेकंड कोलिजन के बीच का टाइम कितना हो चुका होगा, बताइए। बी वॉल पर जब फर्स्ट कोलिजन किया था, तो मैंने कहा t इक्वल टू 0 है, अब वो एक से कोलिजन करके वापस लौटकर सेकंड कोलिजन जब करेगा, तो सेकंड कोलिजन और फर्स्ट कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल कितना होगा, 9th क्लास वाली बात पूछ रहा हूं मैं। तो टाइम इंटरवल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस समझते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट कोलिजन हुई बी वॉल पर इस मोमेंट पर, उसके बाद मॉलिक्यूल गया ए वॉल तक, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एल। ए से कोलिजन करके वापस वो सेकंड कोलिजन करने बी पर आया है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, एल प्लस एल, 12 डिस्टेंस, और किस स्पीड से चल रहा है वो, vx स्पीड। तो टाइम कितना लगेगा, ट्रू है ना। अब मुझे बताइए, बी वॉल पर जब कोलिजन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बी वॉल पर जब कोलिजन होगी, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, यही होगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो जब
मॉलिक्यूल बी वॉल पर जा रहा था, उसका मोमेंटम कितना था, mvx, माइनस में था ये वाला, तो जा रहा था तब तो आपको दिख रहा है mvx, आ रहा है तब कितना है, माइनस mvx, सही है। और इनिशियल मोमेंटम क्या था, mvx, माइनस mvx माइनस mvx माइनस 2mvx, मैग्नीट्यूड के अंदर माइनस 2mvx, तो मैग्नीट्यूड कितना है 2mvx, चेंज इन मोमेंटम। तो मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट बातें दिखा दी, हमें प्रेशर तक पहुंचने के लिए बीच में फोर्स को लाना पड़ेगा, फोर्स को लाने के लिए चेंज इन मोमेंटम और टाइम इंटरवल का पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हर डेल्टा टी टाइम के बाद डी वॉल पर कोलिजन होगी, आप खुद सोच के देख लीजिए, हर डेल्टा टी टाइम के बाद डी वॉल पर कोलिजन होगी और कितना मोमेंटम चेंज हो जाएगा, इतना, हर डेल्टा टी टाइम के बाद डी वॉल पर कोलिजन होगी और इतना मोमेंटम चेंज हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम क्या होगा, फोर्स, फोर्स होगा। और बिकॉज इस गैस के इस चैम्बर में हम कहेंगे एन मॉलिक्यूल्स हैं और उन एन मॉलिक्यूल्स का कंट्रीब्यूशन ऐड कर देंगे, टोटल प्रेशर का एक्सप्रेशन लेकर आएंगे। तो मैंने थोड़ा सा तो स्टार्ट बता दिया आपको, एक प्रेशर तक पहुंचने का पाथ थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा कि पहले हम चेंज इन मोमेंटम, टाइम इंटरवल, फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर तक पहुंचेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम में ज्यादा कुछ नहीं दिखाना है ना, ये 1 2 तो समझाने के लिए बताया था। लिखिए, कंसीडर, फटाफट लिखिए, कंसीडर अ क्यूबिकल चैम्बर ऑफ, कंसीडर अ क्यूबिकल चैम्बर ऑफ साइड L, कंसीडर अ क्यूबिकल चैम्बर ऑफ साइड L, बॉक्स भी लिख सकते हैं, चैम्बर भी लिख सकते हैं, ऑफ साइड L, in which n molecules of n, small n, in which n molecules of an ideal gas, in which n molecules of an ideal gas is filled, in which n molecules of an ideal gas is filled, full stop। तो ये चैम्बर है क्यूबिकल चैम्बर, इसमें आइडियल गैस के n मॉलिक्यूल्स हैं, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, लेट एट एनी इंस्टेंट, लेट एट एनी इंस्टेंट, लेट एट एनी इंस्टेंट v1 वेक्टर लगा देना है ना, कॉमा v2 कॉमा 3 डॉट कॉमा vn, v1 v2 and so on vn, be the velocities of, be the velocities of n molecules respectively, be the velocities of n molecules respectively, respectively, ठीक है। फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी समझ रहे हो ना, एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट क्यों लिखा है, क्योंकि कोलिजन होने के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो किसी इंस्टेंट पर ये वेलोसिटीज है, ये हम कह चुके, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, यहाँ पर आपने लिखा क्या है, रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली है ना, फुल स्टॉप नहीं लिखना था, फुल स्टॉप अप्लाई नहीं करना था। आगे लिखिए, एंड, एंड एंड vx1 vy1 vz1, मतलब 3 ब्रैकेट्स आपको बनाने हैं, सेकंड ब्रैकेट में कॉमा अप्लाई करके, सेकंड ब्रैकेट में vx2 vy2 vz2, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 3 डॉट एंड सो ऑन,
लास्ट में nth मॉलिक्यूल के कंपोनेंट क्या होंगे? फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए वेलोसिटी के कंपोनेंट, सेकंड मॉलिक्यूल के लिए वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, एंड सो ऑन nth मॉलिक्यूल के लिए वेलोसिटी के कंपोनेंट्स vxn, vyn, vzn। तो आपने लिखा एंड दिस ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट, एंड सो ऑन दिस ब्रैकेट are components of their velocities, are components of their velocities in x, y and z directions. In x, y and z directions respectively. Full stop. तो वेलोसिटीज हमने बता दी, इन वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स भी हमने बता दिए। फुल स्टॉप। आगे लिखिए, अब ये जो चैम्बर में हो रहा है ना, वहां तो रैंडम मोशन हो रहा है, और इस चैम्बर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n, स्मॉल n, कुछ भी हो सकता है, एक नंबर है, एक इंटीजर है। मॉलिक्यूल्स इंटीजर में ही होंगे ना, गैस का मॉलिक्यूल कंप्लीट होगा या कंप्लीट नहीं होगा, तो n एक इंटीजर ही होगा। ओके, लाइन चेंज करके लिखिए, कंसीडर अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, consider a molecule of gas which moving, consider a molecule of gas which moving towards the wall of chamber. Consider a molecule of gas which moving towards the wall of chamber with speed vx, with speed vx. Full stop. Full stop. After collision from the wall, after collision from the wall, the molecule bounce back, the molecule bounce back with, the molecule bounce back with the same speed vx, the molecule bounce back with the same speed vx, and moving towards wall b, b या a, and moving towards wall a। बाउंस बैक करने के बाद किसकी तरफ जाएगा? क्लियर है? एंड मूविंग टुवर्ड्स वॉल ए। फुल स्टॉप। तो हमने कहा बाउंस बैक, तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। देखिए, इफ डेल्टा पी be the change in momentum, if delta p be the change in momentum, यहां पर सामने देखें, डेल्टा पी के नीचे सबस्क्रिप्ट में मैं x लिख रहा हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं ना अभी हम, इसलिए। तो इफ डेल्टा पी x अप्लाई कर दिया है ना, be the change in momentum, at wall b, be the change in momentum at wall b, then it can be written as,
चलिए थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। पी एफ माइनस पी आई, डायग्राम में आपने यहाँ प्लस माइनस दिखाया है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन राइट साइड में होती है, नेगेटिव डायरेक्शन लेफ्ट साइड में इन जनरल हम कंसीडर करते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम एट वॉल बी, चेंज इन मोमेंटम एट वॉल बी माइनस एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स, 2m vx। तो माइनस 2m vx तो मॉड के अंदर होगा, मॉड के बाहर मैग्नीट्यूड होगा 2m vx। दिस इज चेंज इन मोमेंटम एट वॉल बी। और इस मोमेंटम को चेंज होने में हर बार कितना टाइम लगेगा? आपको याद है ना मैंने क्या कहा था? हाँ, वो इंपॉर्टेंट बात थी। फर्स्ट कोलिजन होगी, उसके बाद मॉलिक्यूल ए बॉल तक जाएगा, वहां से कोलिजन करके सेकंड कोलिजन करने बी पर आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड मॉलिक्यूल, फर्स्ट कोलिजन और सेकंड कोलिजन के बीच में टाइम इंटरवल कुछ होगा, 10 सेकंड होगी। फिर वापस उतने ही टाइम के बाद मॉलिक्यूल थर्ड कोलिजन करेगा, उतने ही टाइम इंटरवल के बाद फोर्थ कोलिजन करेगा। तो हर कोलिजन के बाद कितना टाइम लगेगा? डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम लगता है इतना मोमेंटम चेंज होने में हर बार। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम क्या होता है? फोर्स। तो अब हम बात करेंगे इसकी और फिर एंड करेंगे। है कुछ 2-3 मिनट्स एक्सीड हो गया है, तो ध्यान रखें हमने चेंज इन मोमेंटम तक की बात कर ली है। ठीक है, टॉपिक बड़ा है, कल देखेंगे। आपको कुछ HW दिया मैंने आज? कहा तो नहीं दिया है ना? 1.5 पेज आपको कल फिल करके मुझे दिखाना है, ठीक है ना? 8 पॉइंट्स हैं वो दिखाने में। थैंक यू।